Hello there, welcome back to another class of financial management. This is capital budgeting class number 1. ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को कैपिटल बजटिंग के अलावा इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। चैप्टर में कुछ इजी एरियाज हैं और कुछ हार्डर एरियाज हैं, तो इट इज अ मिक्स्ड बैग। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं दैट ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सीखी हुई चीजें ना कि सिर्फ आप अपने टेक्स्ट बुक्स तक यूज करेंगे, यू विल ऑल्सो यूज इट इन योर डेली लाइफ। यू विल ऑल्सो यूज इट इफ यू विल अल्टीमेटली बिकम अ बिजनेसमैन इन लाइफ। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे खुलासा हो जाएगा। आज की क्लास में भी आप बहुत सारे बेसिक्स को सीखने वाले हैं। आज की क्लास में ज्यादा नोटबुक का काम है, शायद मैं मैथ को आज टच ना करूं और मैथ के कई हो सकता है सवाल भी ना बनाए हम लोग, बट दैट इज ऑल ओके। आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान रहेगा, जाहिर सी बात है, हमेशा ही चाहता हूं मैं आपकी 100% कंसंट्रेट करें, बट आज ज्यादा चाहता हूं वही आज ज्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि आज जिन कॉन्सेप्ट्स को हम समझना चाह रहे हैं उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हम क्लास में बनाएंगे, तो उन सारे इलस्ट्रेशंस को समझना है एंड आपको मुझे फीडबैक देते रहना है कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। शुरुआत करते हैं विद द टॉपिक कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज यू लाइक टू कॉल इट। क्लास नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपनी नोटबुक में। आ जाइए प्लीज। पहले अपने इंट्रोडक्शन, आपको पता है मैं लिखाना मत मैं पहले लिखाता हूँ फिर बताना शुरू करता हूँ उसके बारे में। अभी भी वैसा ही करेंगे। मैं पहला टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ विच इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बजटिंग। व्हाई आर वी लर्निंग अबाउट दिस टॉपिक, वो सब चीजों के बारे में बेसिक लिखाऊंगा, फिर ऑब्वियसली चीजों को समझाऊंगा आपके सामने। एंड लिखाने में भी मेरा ऑब्जेक्टिव ज्यादा लिखाने में नहीं होता है, ट्राई टू फिनिश इट इन लिमिटेड वर्ड्स। आ जाइए। इंट्रोडक्शन। कैपिटल बजटिंग refers to a collection of tools. Capital budgeting refers to a collection of tools that could be used to evaluate the प्रॉफिटेबिलिटी या वायबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली लिखना गलत होगा क्योंकि हम कई एरियाज में प्रॉफिट्स की बात नहीं भी कर रहे होंगे, बट आप इसे जनरल आधार पे लीजिए। तो वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी या वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। Capital budgeting refers to a collection of tools that could be used to evaluate viability of long term contracts या फिर projects। Capital budgeting tools cash flow based, profit based। discounted cash flow tools,
अनडिस्काउंटेड या नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टूल्स। प्रॉफिट बेस्ड में एक टेक्निक का नाम लिख रहे हैं ARR। प्रॉफिट बेस्ड में एक टेक्निक का नाम लिख रहे हैं ARR। नॉन डिस्काउंटेड में एक टेक्निक का नाम लिख रहे हैं पेबैक। एक लिख रहे हैं पेबैक रेसिप्रोकल। पेबैक पेबैक रेसिप्रोकल। डिस्काउंटेड में लिख रहे हैं डिस्काउंटेड पेबैक। एनपीवी, IRR, MNPV, MIRR, एडजस्टेड एनपीवी। फिर आते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम सीखते हैं अबाउट कैपिटल रेशनिंग, लाइफ डिस्पैरिटी, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स। बस ये आपका सिलेबस है पूरा। दिस इज योर एंटायर सिलेबस, नथिंग मोर। जितने आपने रेड में यहां पे देखे हैं वो सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको सीखना है कि ये टूल कैसे काम करता है, क्या करता है। एंड वंस यू हैव लर्नड हाउ दीज टूल्स वर्क, you can solve special cases which are these three: capital rationing, life disparity, replacement of machines। ये स्पेशल केसेस हैं। इसके अलावा रेगुलर केसेस तो ऑब्वियसली जितने भी टूल्स हैं उनके ऊपर सवाल बन सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, इंट्रोडक्शन है टू कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या क्या पढ़ना है, एक बेसिक आइडिया आपको लगा। ऑब्वियसली आपको देख के इतना समझ में आ गया, दिस चैप्टर इज मोर अबाउट कैश फ्लो बेस्ड टूल्स। प्रॉफिट बेस्ड टूल कोई खास नहीं है सिलेबस में। जो मैक्सिमम अपने सिलेबस में है वो है प्रॉफिट बेस्ड टूल्स। करेक्ट, सॉरी, कैश फ्लो बेस्ड टूल्स। प्रॉफिट बेस्ड टूल एक ही है। उसका क्या रीजन है क्या नहीं है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वो पॉइंट लिखेंगे, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे से पूरा कैपिटल बजटिंग का थ्योरी खुलेगा हमारे सामने। तो सेकेंड पॉइंट यही होगा, प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो। प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो। प्रॉफिट इज डिराइव्ड from accrual basis of accounting. It is easier to manipulate. It is easier to manipulate and
may not be easily connected with the definition of wealth. Profit is derived from accrual basis of accounting. It is easier to manipulate and may not be easily connected with definition of wealth. पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों लिख लीजिए, फिर पॉइंट नंबर 1 और 2 पे चर्चा शुरू करेंगे अपने। पॉइंट नंबर 2 में मैंने ये लिखाया है कि प्रॉफिट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश फ्लो इसके मुकाबले ऑब्वियसली कैश फ्लो बेसिस से ये डिराइव होता है, एंड वेल्थ के डेफिनेशन के ये ज्यादा क्लोजर है प्रॉफिट के मुकाबले, एंड इसको मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट है। कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट है, प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना इजी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मैं एक एग्जांपल दूंगा जो आपके एकदम जहन में बैठ जाएगा कि एकदम ठीक बात बोल रहे हो, प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना सच में काफी ज्यादा इजी है। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बात लिखाई थी दैट कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ टूल्स जिनकी मदद से आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनकी वायबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी को जज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहले कैपिटल बजटिंग को एज कलेक्शन ऑफ टूल्स के बारे में ही बात करते हैं। नंबर 1, इमेजिन योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन इस तरह के डिसीजन लाइफ में बहुत सारे लेता है जो शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं, यानी कि किसी को उधारी देनी है कि नहीं देनी, गुड्स को उधार पे लेना है कि नहीं लेना, डिस्काउंट देना है कि नहीं देना। ये सब नॉमिनल ट्रांजैक्शंस है, यानी ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं आई वुड से एवरी मोमेंट, मतलब हर हर दिन आपको देखने को मिलते हैं, और इनका इंपैक्ट ऑन द बिजनेस इज नॉट वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है इनका इंपैक्ट। आज किसी डेटर को भी अगर आप उधार में पैसे दे दोगे तो वो 3 4 5 6 महीने में तो लौटा ही देगा। सो द इंपैक्ट इज नॉट लॉन्ग टर्म, बट ऑन द कंट्रारियन साइड बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी लेते हैं। आज मैं अपने खुद के स्टूडियो में अगर एक नया एयर कंडीशनर बैठा रहा हूं तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट 6 7 8 10 months, आई एम थिंकिंग अबाउट ईयर ऑन ईयर सर्विस। मैं बहुत सारे सालों की सर्विस सोच रहा हूं। So if I'm thinking of multiple year of service, I'm thinking of long term, and as and when I think of long term, I have to evaluate whether that long term project should be done or not done. वैसे तो शॉर्ट टर्म डिसीजन को भी आपको इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा, डेटर को उधारी देना है कि नहीं देना है ये भी सोचना आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो खास करके करना पड़ेगा, वेदर यू हैव टू एक्चुअली डू दिस और नॉट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? सो दैट इज नंबर 1, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग में दो तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, एक करते हैं प्रॉफिट बेस्ड और एक करते हैं कैश फ्लो बेस्ड। प्रॉफिट और कैश फ्लो को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना इजी है, कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना मुश्किल है। इसीलिए कैपिटल बजटिंग में जो ज्यादातर टूल्स हैं वो कैश फ्लो बेस्ड है। कैश फ्लो में डिस्काउंटिंग नॉन डिस्काउंटिंग अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे थोड़ी देर बाद में कि उसका मतलब भी क्या होता है, आज ही की क्लास में करेंगे। लेकिन कैश फ्लो बेस्ड दुनिया बहुत बड़ी है कैपिटल बजटिंग में। प्रॉफिट बेस्ड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ARR। व्हाई इज इट सो?
द सेकेंड पॉइंट रियली एक्सप्लेन्स दैट कि सर प्रॉफिट मैनिपुलेटिव होता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. आपने नया नया बिजनेस शुरू किया, पापा ने पैसे दिए, पापा को बोला आपने कि पापा मेरा बिजनेस ऐसा है कि एकदम रोज का रोज प्रॉफिट होगा. पापा बोले क्या बिजनेस करने जा रहा है? बोला गोलगप्पे बेचेंगे. तो गोलगप्पे के लिए पापा ने थोड़े से पैसे दे दिए, आपने एक ठेला ले लिया, ठेला लेकर के आप अपनी दुकान लेकर के बैठ गए, या फिर ठेला लेकर के बैठ गए, गोलगप्पे बेचो सुबह से लेकर शाम तक. शाम हुई, पापा ने आपसे पूछा क्या प्रॉफिट हुआ आज का? तो आपने एक पर्ची निकाली जेब से, और उस पर्ची में आपने अगड़म बगड़म फिगर्स लिख रखे हैं. आपने लिख रखा है सेल हुई आज मेरी 2000 की, खर्चा हुआ 1500 का, 500 रुपए आज का प्रॉफिट है. उस फिगर को जैसे चाहो वैसे मैनिपुलेट कर सकते हो. क्यों? इट इज वेरी इजी. इट इज एक्रुअल बेसिस. आपसे अगर कोई पूछेगा सेल 2000 की है, चल रोकड़ा मिलवा, गल्ला मिलवा, जो अपने बोलते हैं प्रॉपर है ना, अपने रोकड़ मिलवा बोलते हैं. तो रोकड़ बेसिकली होता है कैश फ्लो मिलवाओ, या फिर मैं आज का कैश बैलेंस मिलवाओ. तो वो मिलवाने जाएगा तो आप कुछ भी बहानाबाजी कर सकते हो कि नहीं नहीं सेल हो गई, लेकिन एक बड़ा पार्टी ऑर्डर आया था, तो पार्टी ऑर्डर 2 दिन बाद पैसा आएगा. इट इज सो इजी टू मैनिपुलेट. आप आज सेल एक्नॉलेज कर रहे हो लेकिन पैसे नहीं आए हैं उसके, तो आप बड़े आराम से ये कह सकते हो कि नहीं भैया इसके तो पैसे आगे जाकर के आ जाएंगे. आपने बहुत इजीली अपने खर्चे को कम कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, एंड वाइस वर्सा आप कुछ भी कर सकते हो. एक्रुअल बेसिस का एक कमाल है. इस वजह से प्रॉफिट बहुत मैनिपुलेटिव है. आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है. तो भैया आंख खोल करके देखो अपने आसपास, बहुत सारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं इन इंडिया. इतने सारे फ्रॉड्स के बीच में आपको यह बात ध्यान रखनी होगी दैट एवरी टाइम द फ्रॉड ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स नॉट कैश फ्लोज. इनफैक्ट हम लोग जब स्टॉक मार्केट को इवेल्युएट करते हैं तो हम कई बार ना इस तरह के लेसन्स भी देते हैं स्टूडेंट्स को. बोलते हैं कि भाई कोई कंपनी है जो क्लेम कर रहा है कि मैं इस साल 50 करोड़ का टैक्स भरूंगा, उन्होंने टैक्स का प्रोविजन बनाया 50 करोड़ का, बट दे एंड अप नॉट पेइंग एनी टैक्स एट ऑल. टैक्स देते ही नहीं है. उनके कैश फ्लोज अगर आप चेक करेंगे तो आप देखोगे टैक्स एक्चुअल में कुछ नहीं पे किया. दैट इज अ रेड फ्लैग. एक कंपनी जो क्लेम कर रही है कि हम टैक्स भरते हैं क्योंकि प्रॉफिट है हमारे बुक्स में, और फिर अल्टीमेटली टैक्स देती ही नहीं है, सो दैट इज अ रेड फ्लैग. हाँ टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं. कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि आपका सच में टैक्स बुक्स में ज्यादा दिख रहा है, आप नहीं पे कर रहे हो, लेकिन वो आगे जाके कभी ना कभी रिवर्स होता है. बट अगर कोई कंपनी का लॉन्ग टर्म में यही चले जा रहा है, टैक्स का प्रोविजन बन रहा है लेकिन टैक्स पे नहीं हो रहा है, दैट इज अ रेड फ्लैग. ये सब पता कैसे चला? यू हैव टू लुक एट कैश फ्लोज. अब यही चीज पापा लोग अपने से ऐसे ही पूछते हैं. आप पापा अगर इस तरह का कोई बिजनेस करोगे तो पापा बोलेंगे रोकड़ा मिलवा दे. रोकड़ा या रोकड़ मिलवा दे एक ही चीज है. रोकड़ा मिलवाने का मतलब यही है, ही इज डायरेक्टली पिन पॉइंटिंग ऑन कैश फ्लोज. अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कैश है, इसका मतलब ही है कि भैया आपने रेवेन्यू ज्यादा किया है, खर्चा कम किया है. बेसिकली योर इनफ्लोज इफ दोज आर ग्रेटर देन योर आउटफ्लोज, देन बिजनेस का मजा है, नहीं तो बिजनेस का मजा नहीं है. सो यू वुड वांट योर इनफ्लोज टू बी मोर देन योर आउटफ्लोज. जाहिर सी बात है, अब अगर आप कैश फ्लोज को ही हिसाब मिलाने लग गए तो आप ये प्रॉफिट का जो एडजस्टमेंट्स है, एक्रुअल बेसिस है, उन सब चीजों को पीछे छोड़ देते हो, एंड यू आर नाउ स्ट्रेट अवे टॉकिंग अबाउट मनी. एंड सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ वेल्थ. रोकड़ा है तो ही वेल्थ है, रोकड़ा नहीं है तो वेल्थ नहीं है. इसका भी बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल्स दिया जा सकता है. दुनिया में बहुत सारे बिलियनर्स हैं जिनकी वेल्थ बिलियंस में बताई तो जा रही है, लेकिन उनके पास उतना रोकड़ा नहीं है. दे पॉसिबली हैव अ कंपनी जिस कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, एंड दे हैव स्टॉक्स, तो वो स्टॉक्स की भी वैल्यू ज्यादा हो गई, बट जब तक वो स्टॉक को मोनेटाइज ही नहीं कर सकते, जब तक वो उस स्टॉक को बेच करके पैसे ही नहीं खड़े कर सकते, तब तक काहे के बिलियनर्स. So ultimately everything boils down to cash flow, and this is the number one argument that I want to emphasize on. पहला चीज जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो यही है कि भैया प्रॉफिट से बहुत बेहतर है कैश फ्लो के बीच में जाना. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर कैश फ्लो हम कैलकुलेट कैसे करें? वैसे तो देखो कैश फ्लो के बहुत सारे डेफिनेशंस है. देयर आर lots of definitions of calculating cash flows, but we will start with a very basic simple style of calculating cash flow. ठीक है, लिखिए आप. There are several definitions of cash flows, but we will
स्टार्ट विथ अ सिंपल फॉर्मूला। हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या है दोस्त? हमारा सिंपल फॉर्मूला है कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको कैश फ्लो निकालना है तो आप पैट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? सिंपल, depreciation is a non-cash item. Depreciation is a non-cash item. Since there is no actual outflow, we will add back depreciation expense and calculate cash flow. बहुत सिंपल सी बात है। आप जब पैट निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो उसमें पहले से डेप्रिसिएशन माइनस होया हुआ था। बट डेप्रिसिएशन अमॉन्ग्स ऑल एक्सपेंसेस, एक ये डेप्रिसिएशन ऐसा खर्चा है जो आमतौर पे इकलौता ऐसा डेफिनेशन दिखता है जो कि नॉन कैश होता है, बाद बाकी कैश ही होते हैं। सैलरी आप एक्चुअल में पे भी करते हो और एक्रूअल बेसिस पे भी दिखाते हो, वेजेस सेम थिंग। आप ज्यादातर खर्चों में ये कह सकते हैं कि सर जो हम लोग एक्रूअल में दिखाते हो कैश से ऑलमोस्ट मैच करता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग होता होगा, बट हम फाइनेंस में अकाउंटिंग को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। हम अकाउंटिंग को एक्सप्लोर कर रहे थे तो मैं अभी कैश और एक्रूअल को बढ़िया से अभी आपके सामने ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस वाला गेम खेलता, लेजर क्रिएट करवाता, वो सब नहीं करना है। हमको ऊपर ऊपर बात करनी है। फाइनेंस वाला यही देखता है कि भाई तेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ये सब छोड़, मेजर आइटम पकड़ जो आइटम पूरा का पूरा ही नॉन कैश है लेकिन फिर भी तेरे बुक्स में तुम खर्चा दिखाता है। तो जवाब आता है, चिल्ला चिल्ला के जवाब आता है, डेप्रीसिएशन। Depreciation is an expense that you are showing in your income statement that will reduce your profits, but there is no outflow in this connection. इसका कोई आउटफ्लो ही नहीं है। तो ऐसे आइटम को हम बोलेंगे भाई भाई वापस बस पे चढ़। बस वापस बस में क्यों चढ़े? बस भाई क्योंकि तुम एक कैश फ्लो हो ही नहीं। जब तुम कैश फ्लो हो ही नहीं तो तुमको हम खर्चा क्यों दिखाएं? हम तुमको वापस ऐड बैक करेंगे एज इफ तुम कभी डिडक्ट हुए ही नहीं। हम तुमको वापस ऐड बैक इसलिए करेंगे एज इफ you were never deducted at all, and that will give us a true picture of what our cash flows look like. ठीक है? सो कैश फ्लो का एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको लिखाया, फॉर्मूला लिखाया है, विच इज पैट प्लस डेप्रिसिएशन। एक इलस्ट्रेशन दूंगा जिस इलस्ट्रेशन को आपको कंप्लीट करना है। इलस्ट्रेशन, चलिए इस सवाल को आप लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, जितना आपको आता है उस हिसाब से आप कैश फ्लोज निकालने की चेष्टा करेंगे फॉर ईयर 1 to ईयर 5। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू डू दिस। नहीं कर पाओगे तो मुझे फॉलो करोगे लेकिन ट्राई जरूर करो। ऑल योर्स।
ओके, तो यहाँ पे कुछ जवाब आए हैं, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से जवाब देना चाह रहे हैं। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग मुझे जवाब मिला जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। 10, 12, 14, 16, 28 ऐसा लग रहा है। एक है 15, 16,500, 400, एक 9,400, सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं। क्लियरली मेरे को समझ में आ गया, गड़बड़ तो हुई है कुछ ना कुछ। ठीक है, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं ये बनता कैसे एग्जैक्टली exactly। ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन। पर्टिकुलर्स 1, 2, 3, 4, 5। विल स्टार्ट विथ पीबीडीटी। 10,000, 12, 14, 16 और 18। इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि पीबीडीटी जो होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। एक मिनट, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्या आदमी है, पहले डिडक्ट कर रहा है फिर वापस ऐड कर रहा है। देयर इज अ रीजन टू इट, मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, पर पहले मैं डेप्रिसिएशन लेस करूंगा। एंड मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है 50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, सो ये आ रहा है 8,000 का। ठीक है, जिसको ये बात नहीं समझ में आई डेप्रिसिएशन की, बॉस बॉस बॉस, आई हैव अ सीरियस थिंग टू, आई हैव अ सीरियस व्हाट टू से कॉन्वर्सेशन टू डू विथ योर अकाउंट्स टीचर, कि ये कैसे नहीं आ रहा तुमको। ये तो सिंपल है भाई, SLM बेसिस स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सेल्वेज डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ करने को बोलता है, मैंने उसी से निकाला ये। बट जस्ट इन केस तुम नहीं पकड़ पाए थे, मेरे को अकाउंट्स टीचर का नंबर देना, बात करना है मुझे। फिलहाल डेप्रिसिएशन हर साल का 8,000 यहाँ पे माइनस होगा। जैसे ही डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस हुआ, तो अब हम आ गए PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, विच इज 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 एंड 10,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स। टैक्स कितना परसेंट दिया था मैंने, 30%, 30%। सो दिस इज 6,000, सॉरी सॉरी सॉरी, 600, 1,200, 1,800, 2,400, 3,000। तो आ जाएगा पैट, तो आ जाएगा पैट। पैट आ रहा है 1,400, 2,800, 42, 56, 7,000। Then we will add again depreciation, हम वापस depreciation ऐड कर रहे हैं, which is 8,000 everywhere। तो ये आ रहा है अपना कैश फ्लो 9,400, 10,800, 12,200, 13,600, 15,000। इसमें हम ऐड करेंगे सैल्वेज, वो भी एक कैश फ्लो ही होता है। सैल्वेज आपको लास्ट में मिलेगा दोस्तों कितने रुपए का, 10,000 का। आपको सैल्वेज मिलेगा लास्ट में 10,000 का। सो विल गेट दैट। अब आपके पास में टोटल कैश फ्लोज आ जाएंगे 9,400, 10,800, 12,200, 13,600 एंड 25,000। इसके आसपास काफी लोग पहुंचे थे,
काफी लोग इसके आसपास पहुंच गए। चलो लास्ट वाला में भी आपने गलती किया हो, कोई बात नहीं, चलेगा। भुवनेश ने क्लियरली 15,000 दिखाया था लास्ट में, 15,000 तक ठीक था। 15 के बाद में अगर आप 10 मिस कर गए कोई बात नहीं है, ये लास्ट वाला फिगर आप मिस किए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पहले आपने कुछ भी मिस किया तो आप जानते हो आप शॉर्टकट लेने गए थे, यू थॉट अबाउट समथिंग और द अदर, और आप शॉर्टकट लेकर के कुछ ना कुछ रीजनिंग तक पहुंचे थे। अब वो रीजनिंग में या तो आपने कोई क्लरिकल एरर ही कर दिया, कोई छोटी मोटी गलती कर दी तो एक अलग बात है, नहीं तो आप कोई शॉर्टकट लेने का, और अब आपको समझ में आ गया शॉर्टकट नहीं लेना था। जब भैया यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करके वापस ऐड कर रहे हैं तो देयर इज अ रीजन टू इट। उस रीजन पे मैं आऊंगा, उस रीजन को लिखवा भी दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। बट पहले ये समझना पड़ेगा दैट दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस। आप कैश फ्लोज तक कंप्लीट कर लीजिए, अपने सारे कैश फ्लोज प्लीज कैलकुलेट कर लीजिए। हो जाए तो मुझे बताइएगा, हम डिस्कशन शुरू करेंगे। व्हाई डेप्रिसिएशन वाज डिडक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस एंड देन एडेड बैक इन द सेकंड प्लेस। क्वेश्चन है, सो अपना क्वेश्चन ये है कि क्या डेप्रिसिएशन को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दें? Why have we deducted it and then added it again? काय को? एकदम सिंपल जवाब है, depreciation cannot be ignored. We deduct it first and then add it back. And then add it back to capture effect of DTS, depreciation tax shield. Depreciation tax shield, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया टैक्स एडवांटेज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब समझो मेरी बात, समझना प्लीज, जैसे ही समझोगे ना कनेक्ट कर जाओगे कि ठीक बोला भैया आपने, एकदम ठीक बोला। तुम गए हो अपने स्कूल के फेस्ट में, और मैं बड़ी बचकानी बात बोल रहा हूं, आप लोग कनेक्ट जरूर करोगे ठीक है, पर मेरे को जज मत करना, मैं ऐसा इंसान कभी रहा हूंगा, जब था तो मजा बड़ा आता था ठीक है, अब उतने नहीं रहे ठीक है, लेकिन पहले तो रहे थे यार। स्कूल फेस्ट में कौन नहीं करता है? स्कूल फेस्ट में या फिर में स्कूल का फेयरवेल है ठीक है, सबको उसी दिन तो लंच मिलता है स्कूल में, और तो कभी लंच मिलता ही नहीं था, तो उस दिन लंच मिल रहा है, प्रॉपर केटरिंग है। लेकिन स्कूल वालों ने बदमाशी कर रखी है, स्कूल वालों ने ये बदमाशी करी कि जो मिठाई है वो एक ही देंगे, एक से ज्यादा देंगे ही नहीं बेटा तुमको, है ना। आपके आगे आपका दोस्त चल रहा है ठीक है, वो दोस्त को वो मिठाई पसंद नहीं है, तो पीछे से उसको चुटकी मार के बोलोगे ना, भाई ले 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 ले, एक बार तू तो ले, बाद में मैं ले लूंगा, बिकॉज दैट इज नेसेसरी। तुम अगर लिए बिना इसको आगे चला गया तो दोबारा मिलेगा ही नहीं ठीक है। तेरे को नहीं पसंद कोई बात नहीं, तू एक बार डाल तो सही, बाद में मैं वापस ले लूंगा। अब वो दोस्त आपसे मुड़ करके तर्क करने लगे कि मैं पहले लूं फिर मैं हटाऊं, इससे बेटर मैं लूं ही नहीं, तो आप उसको बोलोगे तू साइड हट, खजूर तू साइड हट, मैं दूसरे से बात करता हूं, है ना। तो अब आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है कि दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। पहले तो ले लेते को नहीं करना है कोई बात नहीं, तू मेरे को दे देना ना, लेकिन ले तो सही। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अबाउट द सेम डैम थिंग। हम जब डेप्रिसिएशन को खर्चा दिखाने जा रहे हैं
तो बुक्स में खर्चा दिखाते वक्त अचानक से एक जन उठ के खड़ा हो गया, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो सो इट शुड नॉट बी डिडक्टेड। अब तर्क खड़ा हो गया कि क्योंकि ये कैश फ्लो है ही नहीं तो इसको डिडक्ट नहीं करना चाहिए। तो बुद्धिमान आदमी यही बोलेगा, भाई तू एक बार ले लेना भाई, एक बार तू लेना भाई। क्यों ले? क्योंकि तू डेप्रिसिएशन अगर बुक्स में दिखाएगा तो मैं इनकम टैक्स का रिटर्न जब लगाऊंगा तो उनको बोल पाऊंगा सर ये मेरा डेप्रिसिएशन है। आप अभी के लिए ये सिंपल अज्यूम करो कि डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स एंड डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉ सेम अमाउंट होता है। मैं उस अड़ंगे में तो जाना ही नहीं चाह रहा क्योंकि वो भी एक अलग अड़ंगा है। पर एक बार के लिए मान लो तुमने बुक्स में डेप्रिसिएशन दिखाया है, तभी तो तुम्हारे आईटीआर में तुम डेप्रिसिएशन दिखाओगे और सरकार डेप्रिसिएशन का डिडक्शन देता है, तो व्हाई वुडंट यू टेक इट? आप उस डिडक्शन को लोगे, सरकार को बोलोगे सरकार हमारा 8,000 रुपया का डिप्रिसिएशन लग गया, तो सरकार बोलेगा तथास्तु 30% ऑन 8,000 विल बी सेव्ड। कैसे सेव हुआ? बहुत सिंपल, तुमने 8,000 का खर्चा दिखाया तो तुम्हारा प्रॉफिट 8,000 से कम हो गया, अब जो रिमाइंडर है उसी पे 30% टैक्स लग रहा है। पर अगर तुम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते ही नहीं तो जितना अमाउंट तुम रिपोर्ट किए बिफोर डेप्रिसिएशन पूरे पे टैक्स लग जाता। नहीं समझ में आई ना बात? अब समझ में आएगी। यहां देखो, अगर मैं ये डेप्रिसिएशन दिखाता ही नहीं, मैं जीरो दिखा देता तो ये पूरा 10,000 आता, 10,000 आता तो टैक्स 30% 10,000 पे आता तो 3,000 आता। जहां मैं सिर्फ 600 रुपया का टैक्स दिया वहां पे भाई 3,000 का टैक्स देना पड़ता, तो 2,400 रुपए 2,400 रुपीज मेरे बचे हैं। एंड ये सिर्फ इस साल नहीं बचा, नेक्स्ट ईयर भी बचेगा। आप देखो यहाँ पे, ये अगर मैं जीरो दिखा देता तो ये पूरा 12,000 हो जाता, 12,000 होता तो इसके ऊपर अभी टैक्स लगता 4,800 का टैक्स लगता। 4,800 आ रहा है क्या? सॉरी 3,600 का टैक्स लगता, 3,600 का टैक्स लगता। 3,600 वर्सेस 1,200, ये भी 2,400 रुपए का फर्क है। सो अगेन 2,400 रुपीज का आपका टैक्स बच रहा है डेप्रिसिएशन पहले घटाने से। तो क्यों नहीं घटाओगे पहले? जब आप डेप्रिसिएशन घटाओगे तो टैक्स आपका कम लगेगा, टैक्स कम लगेगा तो वापस ऐड कर देना यार डेप्रिसिएशन। तुम कम से कम वो टैक्स एडवांटेज को कैप्चर तो कर पाया। अब ये भी मैं बता चुका हूं, तुम जिद्दी होकर के बोलते हो नहीं मैं तो डेप्रिसिएशन लूंगा ही नहीं, मैं तो एकदम कंसिडर नहीं करूंगा, तो उसका भी एक उपाय है, मैं उसके ऊपर में भी आ जाऊंगा कि तुमको अपने बुक्स में नहीं दिखाना डेप्रिसिएशन, कोई बात नहीं, तुम बुक्स में मत दिखाना पर आईटीआर में दिखा देना। अब आईटीआर मतलब तुम्हारी बुक्स में डेप्रिसिएशन कहीं नहीं है पर तुम आईटीआर में डेप्रिसिएशन दिखा दोगे तो भी काम बन जाएगा तुम्हारा, पर दिखा देना। सर इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से हर साल मेरा 2,400 रुपीज का टैक्स बचेगा ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक पूरे साल। ये टैक्स एडवांटेज को मैं अगर मिस आउट कर दूं तो फिर चलेगा नहीं। तो इसको वर्किंग में लाने के लिए सिंपल तौर पे मैंने ये बोला भाई पहले तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर लो, जो आता है उस पर टैक्स भर दो, फिर वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। सो सिंपलिस्टिक तरीका क्या है? पैट लो, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। बोलो क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? एक लाइन और लिखो, इफ you don't want to show depreciation in books, then you should at least consider the DTS separately। अब ये कैसे होगा? तो भाई इसके लिए तरीका है, एक और तरीका है कि तुम कैश फ्लो ऐसे भी निकाल सकते हो कि तुमने डेप्रिसिएशन डिडक्ट करे बिना अपना प्रॉफिट लिया, इस पे टैक्स भर दिया और फिर अलग से तुम डीटीएस कंसिडर कर रहे हो। डीटीएस क्या है? टैक्स एडवांटेज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। सही, ये कैसे होगा? मैं अपने इलस्ट्रेशन को रीसॉल्व करके दिखा दूंगा। It will give you the same amount of cash flow, the same amount of impact can still be captured। लिखो आप here DTS is equal to depreciation tax shield
और इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल है, जो भी तुम्हारा डेप्रिसिएशन है उसमें सरकार उतना टैक्स का जो भी परसेंटेज रहेगा उतना सरकार तुमको तथास्तु बोल देगा, तुमको फायदा कर देगा। याद है मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आपको यह सिखाया था दैट सरकार आपका एक तरह से पार्टनर है। सरकार बोलता है कि तेरे इनकम या तेरे रेवेन्यू का 30% मेरा, तो वो ये भी बोलता है तेरे खर्चे का भी 30% मेरा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं जब रेंट पे करता हूं, यहां पे मान लो मेरा रेंट 50,000 है, तो मैं अंदर ही अंदर ये सोचता हूं कि मेरा रेंट 35,000 है, 35,000 है। वाई? 30% तो मेरा गवर्नमेंट पार्टनर है। मैं जो भी यहां पे कमाऊंगा, जो भी खर्चा करूंगा, सब में भागीदारी है गवर्नमेंट का। ये ऑब्वियसली बिजनेसमैन पे लागू होता है, एक सैलरीड पर्सन पे लागू नहीं होता। तुम बाजार में, मैं एकदम सिंपल बात बता रहा हूं, एकदम सच बात बता रहा हूं, तुम्हारा कोई दोस्त आया, मान लो मैं ही आया तुम्हारे पास, तुम जॉब कर रहे हो बैंगलोर में, मैं आया और तुम मेरे को लेकर के गए कि भैया चलो लंच करते हैं अच्छी जगह। गए, लंच करा 2,000 रुपए का, और तुमने कार्ड स्वाइप किया फटाक से, बोला भैया हो गया लंच, चलो अब कहीं घूम के आते हैं। उसी के अगेंस्ट अगर तुम मेरे पास आते हो यहाँ कोलकाता में, मैं तुम्हें लंच पे लेके जाता हूं, तो मैं कार्ड स्वाइप करूंगा, 2,000 रुपए का अगर बिल आएगा तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा आ करके अपने आईटीआर में। जब आप वो 2,000 स्वाइप कर रहे थे, आपके लिए वो पूरा 2,000 खर्चा था, पर मेरे लिए 2,000 डिडक्टेबल एक्सपेंस है, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग ऑन माई स्टूडेंट, दिस इज माई एंटायर बिजनेस। तो अगर ये मेरा बिजनेस है तो इस बिजनेस का खर्चा डिडक्टेबल है, तो मैं अंदर ही अंदर ऐसे ही सोचता हूं कि 2,000 का बिल आया, मैं ऐसे सोचता हूं 30% सरकार देख लेगा, 70% मेरे को देखना है। सो आई थिंक ऑफ ओनली 70%। द सेम कॉन्सेप्ट जस्ट अप्लाइज हियर। तो मेरे को सरकार से कितना बेनिफिट मिल रहा है, हम उसका अगर अकाउंटिंग करें तो इट्स वेरी इजी। 2,000 के बिल पे 30% यानी 600 विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट। सो द हेल्प कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ अ कैशबैक। एक कैशबैक है, गवर्नमेंट से कितना आ रहा है? 600 रुपए आ रहा है। कैसे आया? 2,000 का 30%। तो वो चीज यहां पे कैलकुलेशन में अलग से ले लेना। क्या ये हम कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। लेट मी शो यू अगेन। लिखो सोल्यूशन। पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 5। वी स्टार्ट विथ पीबीडीटी। पीबीडीटी है 10,000, 12, 14, 16, सबको लिखना है भाई, देखो मत सिर्फ। 18। अब मैं इसमें से स्ट्रेट अवे 30% टैक्स माइनस कर दूंगा। आप बोलेंगे अरे सर डेप्रिसिएशन का क्लेम हम अलग से ले लेंगे, चिंता मत करो, जो डेप्रिसिएशन का फायदा वो अपने आप आ जाएगा। तो आई एम स्ट्रेट अवे जस्ट डिडक्टिंग टैक्सेस हियर। तो यहां आ जाएगा मेरे पास पीबीडीटी इंटू 1 - टी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा डीटीएस। मेरा हर साल का जो डीटीएस है वो कैसे आएगा? सिंपल है, मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट था 8,000, उस पे 30% मेरा डीटीएस है, सो 2,400 हैव टू बी एडेड एवरीवेयर। और क्योंकि हम सैलवेज को भी कंसिडर कर रहे हैं तो लास्ट वाले में सैलवेज भी ऐड कर दो। एंड नाउ यू सी द मैजिक, your cash flow will still give you the same result. Your total cash flow will still give you the same result. 9,400, 10,800, 12,200, 13,600, 25,000। समझ में आई बात?
Is it easy to understand or not? तो आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना सिखाया कि नहीं सिखाया? सिंपल है। पे बैक और पे बैक रेसिप्रोकल शुरू करने जा रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी बेसिक टूल, सिंपल सा टूल है, आराम से हो जाएगा। मेरे को पहले सवाल का जवाब देना। ड्रॉ मत करना, ड्रॉ करने का दरकार नहीं है। ये आप हो और ये आपका दोस्त है। दोस्त ने उधार मांगा था आपसे और आपने दे भी दिया। पहला, दोस्ती में ये काम मत करना। मतलब मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहा हूं, साथ में मैं आपको दुनियादारी भी सिखा देता हूं। दोस्त को कभी उधार मत देना, ठीक है? देयर इज अ ग्रेट चांस कि वो दोस्ती ही खत्म हो जाएगी। कभी भी दोस्त किसी भी परेशानी में आ जाए, उसको उधार मत देना, ठीक है? अब आप बोलेंगे वो दोस्ती क्या जिसमें उधार नहीं देना है? तो मैं ये बोल रहा हूं कि फिर वो दोस्ती क्या जिसमें वो उधार वापस पाने की मंशा हो। दो तरह से काम करने चाहिए, एंड आई बीन डूइंग दिस इन माई लाइफ ऑल्सो। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पे किसी दोस्त ने या फिर किसी फैमिली मेंबर ने, रिलेटिव ने पैसे मांगे थे, और जब पैसे मांगे तो शुरुआत में मैंने दिए, इस इंटेंशन के साथ दिए कि भाई ये पैसे वापस आ जाएंगे, और फिर वो नहीं आए, और फिर आप मांगने लायक रहे भी नहीं। अब या तो रिश्ता तोड़ दो, दोस्ती तोड़ दो, या फिर मैं पैसे को भूल जाऊं। क्या करता है इंसान? दोनों करता है। दोस्ती भी तोड़ता है, रिश्ता भी तोड़ता है, और पैसा तो भूलना ही है क्योंकि वो आएगा नहीं। बेटर अप्रोच बताऊं? जीवन में तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो जाए, पहला तो तुम दिखाओ मत कि तुम्हारे पास पैसा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लोग तुमसे पैसे मांगने आएंगे। लोगों का है वो, पता नहीं, समहाउ वो एक इंस्टिंक्ट होती है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुमने फ्लैश किया अगर पैसा, तो लोग आएंगे और तुमसे पैसे मांगेंगे। तुम नहीं दोगे तो उनको वैसे बुरा लगेगा, पर तुम दे दोगे तो वो तुमको लौटाएंगे नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है तुम्हारे पास बहुत है। पहली बात। दूसरा, कल को सच में कोई जनरली फंस गया, प्रॉब्लम में फंस गया, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, और वो हेल्थ रिलेटेड जो इशू है उसके लिए आपको उसको हेल्प करना है। So you are never claiming that money back. This is a lesson that you need to learn. I've done that in the past. I've done that even for some students as well. आपको पता है आपने पैसे दे दिए, अब आपको वापस वो पाने नहीं है। हर कोई आपको चला के यही बोलेगा मैं इतने दिन में लौटा दूंगा, इतने दिन में। यू डोंट केयर। आप अपने आप को उस काबिल बनाइए, rather than being extremely flashy, आईफोन लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। इससे बेटर है खुद को इतना काबिल बनाइए, इतना सशक्त बनाइए कि कल को किसी की जेन्युइन नीड हुई, उसमें आप पैसे देते वक्त ये 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचो कि वो पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी तक मैंने बहुत बड़े काम नहीं किए हैं इस कद्र में, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जितने पैसे मैंने अभी तक दिए हैं वो कुछ लाखों में है, ठीक है? बहुत ज्यादा लाखों में भी नहीं है। इट इज डेफिनेटली नॉट मोर देन 10 lakhs, बट इट इज सर्टनली इन लैक्स, जो कि मैंने अलग अलग लोगों को दिए हैं, and I've given them in their bad times, and I don't expect that to come back. And I've learned that, and it is not about my gratefulness. I've learned that from my seniors as well. मैंने अपने घर परिवार में देखे ऐसे मेरे से बड़े लोग
कोई भैया दीदी या कोई भी इस तरह के लोग जो इस तरह का काम करते हैं, दे ऑल्सो डोंट वांट देयर मनी बैक. दैट इज अ लेसन, इंपॉर्टेंट लेसन दैट यू नीड टू लर्न. पैसे दिए पैसे वापस नहीं आएंगे, इसलिए खुद को इतना पहले आप बना लो काबिल कि आप पैसे दे सको और आपको पैसे वापस चाहिए भी नहीं. और अगर आप फ्लैश करोगे तो ये आपको एकदम क्लियर बोल देता हूं, पैसे मांगने आएंगे लोग आपके पास, और जिस समय पैसे मांगने आएंगे आप ना नहीं बोल पाओगे, एंड देयर इज अ ग्रेट चांस आप रिश्ता भी खोगे और पैसे भी खोगे. तो एक बड़े भाई का बहुत सिंपल सा आपको एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन प्लीज समझिएगा. और कितना भी अच्छा रिश्ता हो, नहीं हो पाता है मेंटेन. समझ में आ रही बात? हाँ, जरूरत के वक्त सभी लोग लेते हैं. मैंने जब अपना बिजनेस शुरू किया था, आई स्टार्टेड विथ 1 लाख रुपीज फ्रॉम माई ब्रदर. मैंने भी भैया को बोला, भैया मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, इस पैसे से मेरे को कुछ एक मशीनरी लेनी थी, कुछ एक चीजें थी, तो आई वॉन्टेड दैट मनी डेस्परेटली. ही गिव इट टू मी. आई डोंट नो कि उसकी क्या मंशा रही क्या नहीं रही, मैंने पैसे लौटा दिए, जाहिर सी बात है. पर अगर मैं नहीं लौटाता तो वो कुछ कर नहीं पाता. समझ रहे हो बात? तो वो तो ऑब्वियसली इंटेंशन तो सभी का होता है देने का, लेकिन नहीं भी लौटाता तो अब बहुत है भैया के पास, क्या रहे 1 लाख रुपए ले लिया तो कौन सी बड़ी बात है. ये इंटेंशन मेरे अंदर भी आ जाता, और ऑब्वियसली भैया मेरा खिसिया जाता कि भैया पैसे लेकर के बैठ गया. तो ये आपको समझना पड़ेगा भैया, बहुत जिंदगी का बड़ा उसूल है. कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, आपने अपने दोस्त को मान लो पैसे दे दिए. पैसे कितने दिए? 50,000 रुपए दे दिए. दोस्त को जब पैसे दिए तो दोस्त ने बोला, भाई पक्का लौटा दूंगा भाई, 2 महीने में लौटा दूंगा, 2 महीने में लौटा दूंगा. आपने बोला कोई बात नहीं, ले ले भाई, 2 महीने में लौटा देना. आपका मन लेकिन अंदर से कर रहा है पैसा वापस आ जाए. आप इससे कोई कमाई नहीं चाहते हो. आपने दोस्त को पैसे दिए, आप उस पर कोई इंटरेस्ट का टिक टिक नहीं चालू किया. उसको ये नहीं बोले भाई इतना % इंटरेस्ट लगेगा फलाना ढिमकाना, ना आपने कोई बात नहीं करी ऐसी. आपने बस 50,000 रुपए उसको दिए, जेन्युइनली मदद कर दी अगले की. अगले ने 2 साल से आपका पैसा लौटाया नहीं है. इट्स बिन 2 इयर्स, आप उसको चेस करते हो. अब वो फोन भी उठाना आपका छोड़ दिया है. क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है नहीं अच्छा लग रहा फोन उठाना. ऐसे में यू वुड वांट समहाउ कि भाई आप किसी को भी पैसे देते हो, कम से कम वो पे बैक तो हो जाए. योर फर्स्ट इंटेंशन ऑलवेज इन इन्वेस्टमेंट्स और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग इज कि पैसा वापस आ जाए. आई डोंट केयर अबाउट माई रिटर्न्स, आई जस्ट वांट माई मनी बैक. कैन आई से दिस इज अ बैड थॉट? ऑब्वियसली इट्स नॉट. इट्स अ वेरी गुड थॉट कि पैसा दिया, अगर उतना ही वापस आ जाए भाई मैं बहुत खुश. उसके आगे मेरे को क्या देगा आई डोंट केयर, मेरे को इतना ही पैसा वापस मिल जाए, आई एम मोर देन हैप्पी. आगे जाकर के आप पे बैक मेथड की बहुत क्रिटिसिज्म सुनोगे, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेपिंग स्टोन. तुम्हारे पास पैसा है, तुम किसी को दे रहे हो, योर फर्स्ट इंटेंशन ऑलवेज इज पैसा वापस आ जाए. आप इतने भी बड़े बनिए नहीं बन जाते हो डे वन पे कि दोस्त या फिर कोई रिलेटिव को पैसे दे रहे हो, उनको बिजनेस करना उससे, ये और मजे की बात है, वो करेंगे उससे बिजनेस, वो उससे पैसे बनाएंगे, बट यू डोंट हैव दैट ऑडेसिटी टू से आई वांट अ शेयर इन योर प्रॉफिट. नहीं बोल पाते, आप इन्वेस्टर नहीं बने तब तक. आप शुरुआत में एक नादान रिलेटिव ही रहते हो, और नादान रिलेटिव पैसे देकर के सिर्फ पैसे पाने की इच्छा रखता है. ऐसे में मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपका ये फ्रेंड एक दिन फोन उठाया और उठा करके बोला भाई 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 इस साल तेरा पैसा पक्का वापस आ जाएगा. उसे बोला इस साल यार मेरा 2 लाख रुपए का ना एक कैश फ्लो आने वाला है, ये 2 लाख रुपए का कैश फ्लो ओवर द टाइम धीरे धीरे आ जाएगा मेरे पास में, मैं तेरा पैसा पक्का लौटा दूंगा और पहले तेरा ही लौटाऊंगा. समझना मेरी बात. इसके पूरे ईयर में, थ्रू आउट द ईयर, इसके पास 2 लाख रुपए आएगा. अगला बोल भी रहा है भाई सबसे पहले पैसा तेरा लौटाऊंगा. तो मुझे आप ये बताओ कि अब जब उसने फोन उठा करके ये बोला है 1 साल में मेरे पास 2 लाख रुपए आएगा और सबसे पहले तेरे को लौटाऊंगा, धीरे धीरे आएगा. एक वो 2 लाख रुपए ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में आने वाला है, हर थोड़ा थोड़ा करके आता रहेगा एंड थ्रू आउट आएगा. इसका मतलब बराबर बराबर आ जाएगा. ऐसे सिंपल रखूं आपके सामने, 2 लाख रुपए तो हर महीने का मान लो उसके पास 16,667 रुपीज आ जाएगा. माई क्वेश्चन टू यू इज कि आपके 50,000 चुकाने में ये बंदा कितना समय लगाएगा. नाउ द इंटेंट इज क्लियर. अभी तक 2 साल से पैसे नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन अब फोन उठा करके खुद बोला है भाई मेरे पास इस साल थोड़ा थोड़ा करके पैसा आएगा, साल भर में मैं 2 लाख रुपए इस बार कमाऊंगा, तो वो 2 लाख में से मैं सबसे पहले तेरे को ही लौटाऊंगा. तो टेल मी द फ्रैक्शन ऑफ द ईयर दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर हिम टू पे यू बैक. सोच समझ के जवाब दीजिएगा. बोलो जी.
आपने उसको 50,000 रुपए दिए, अगला 50,000 आपको लौटाएगा, अगला इस साल 2 लाख रुपए धीरे धीरे करके कमाएगा, अगला बोल भी रहा है सबसे पहले तेरा ही लौटाऊंगा, तो उसको कितना समय लगेगा आपका पैसा चुकाने में। या ऐसा भी कह सकता हूं, अब नेक्स्ट टाइम उसको कॉल कब करना है, कितना समय बीतने के बाद उसको कॉल करना है कि तू तो बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहा था, तू तो बोल रहा था पैसा लौटाऊंगा, सबसे पहले तेरा लौटाऊंगा, क्या हुआ। तो उसके लिए भी तो थोड़ा टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो वो कितने टाइम बाद हम उसको कॉल कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं आया तो, आ गया तो वेल एंड फाइन, नहीं आया तो वापस कॉल करना तो पड़ेगा। आर्यन बोल रहे हैं 3 महीने, अरे ऐसा कैसा कैलकुलेट किया 3 मंथ्स, बाकी कोई बच्चा है जो 3 महीना मान रहा है। आर्यन बोल रहा है भैया 3 महीना में आ जाएगा पैसा, भाई 2 साल नहीं आया, तुम 3 महीना बोल रहा, पक्का तय है ना। यस, वापस लिख रहे हैं कि सर 3/12 आ रहा है, कैसे आ रहा है, सिंपल, वो एकदम सिंपल हिसाब रख रहे हैं कि साहब 2 लाख रुपया पूरे साल भर का आ रहा है ना, अपने को चाहिए 50,000, सो अपने को चाहिए 0.5 ऑफ अ लाख, तो अपने इसको प्रपोर्शनेट करके इंटू 12 मंथ्स कर लेते हैं, इससे क्या अपने को पता चल जाएगा कितने महीने आए। ऐसे भी बोल सकता हूं दैट 0.25 ऑफ अ ईयर, 0.25 ऑफ अ ईयर उसको लगेगा अपने को पैसे चुकाने में, और उसको अगर इंटू 12 मंथ्स करें तो रिजल्ट महीनों में आ जाएगा, यानी 3 मंथ्स। समझ में आ रही बात। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि यहां पे प्रपोर्शनेट बेसिस भी चलता है, तुम्हारे साल भर में जो पैसे आ रहे हैं वो प्रपोर्शनेट बेसिस में, तुमको जितने पैसे चाहिए वो कितने टाइम में आ रहे हैं उसका भी तुम हिसाब लगा सकते हो। तो यहां पे जैसे रिजल्ट आया 0.25 ऑफ अ ईयर, यानी 1/4 ऑफ अ ईयर, 1/4 ऑफ अ ईयर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। बोलो चलेगा सबको, चलेगा सबको। Suppose a friend asked for rupees 50,000 and agrees to pay rupees 10,000 for first 2 years each, rupees 20,000 for next 2 years. How long will it take to plow back your initial investment? अब यहां मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया है क्योंकि धंधे की ही बात हो रही है, तो दोस्त है या जो भी है धंधे के हिसाब से दिया हमने उसको पैसा। हमने उसको 50,000 रुपए दिए, अगला बोला देख भाई मैं 10-10 हजार करके तेरे को 2 साल दूंगा, और फिर मैं 20,000 रुपए करके अगले 2 साल और दूंगा। तो टेक्निकली वो कितना पैसा दे चुका होगा समझो, वो आपको 10-10 करके 2 साल दिया, 10 + 10, फिर वो 20-20 करके और 2 बार दिया, तो टोटल तो वो 60 दे दिया, लेकिन भैया लिया तो 50 था, तो 10 क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है। अरे दे रहा है क्योंकि तुम उस पर इतना ट्रस्ट किए, तुमने 4 साल वेट किया उस पैसे के लिए, तो वो थोड़ा सा तुमको एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तुमने एग्री किया कि ठीक है भाई तू दे देना ना यार, अपने हिसाब से दे देना। अब यहां से बैठे आपको फिर भी ये बताना है, फॉरगेट अबाउट व्हाट यू विल गेट एक्स्ट्रा, जस्ट टेल मी कि तुमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, यानी 50,000 रुपए जो इन्वेस्ट किए थे, वो आने में तुमको कितना समय लगेगा, प्लॉ बैक करने में कितना टाइम लगने वाला है, दैट यू विल हैव टू टेल मी। जवाब दीजिए प्लीज, कितना समय लगने वाला है टू गेट बैक व्हाट वी हैव गिवन हिम। वी हैव गिवन हिम 50,000, हमको कितना समय लगेगा प्लीज बताइए। आपको हिंट दे देता हूं, द रिजल्ट इज इन अ पार्ट ऑफ अ ईयर, ठीक है। रिजल्ट 2, 3, 4 ऐसा नहीं आएगा,
कुछ पार्ट में आएगा। 3.5 मंथ मत बोलो, मैं ईयर्स की बात कर रहा हूं यहां पे। भुवनेश ने बोला सर अपने को यहाँ पे 3.5 मंथ लगेगा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स हियर, सो दीज आर नॉट मंथ्स। आओ उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। इसको भी सॉल्व करने का एक अंदाज है दोस्तों। पहला कॉलम हो गया ईयर, दूसरा कॉलम हो गया कैश फ्लो, तीसरा कॉलम हो गया क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो तुम्हारा दोस्त है 4 साल में अलग अलग अमाउंट पे कर रहा है। पहले साल 10,000, दूसरे साल भी 10,000, तीसरे साल 20,000, चौथे साल 20,000। तो जब उसने तुम्हें 10,000 दिए तो तुमने रख लिए, फिर उसने और 10 दिए, तुमने रख लिए। अब तुम्हारे पास रखा हुआ टोटल कितना हो गया? 20,000 हो गया। पहले 10,000 दिया था, अभी वापस 10 दिया, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 30,000 हो गया। तीसरी बार में इसने 20,000 रुपए दिए तुम्हें, तो अब तुम्हारे पास टोटल पैसा हो गया 40,000, 40,000। एंड फिर फाइनली उसने वापस 20,000 दिया, तो अब की बार तुम्हारे पास हो गया 60,000। अब की बार तुम्हारे पास हो गया 60,000 रुपीज। तुम्हारा 50,000 यहां कहीं बीच में है। योर 50,000 रिमेन समवेयर इन द मिडल। तो हाउ डू यू शो कि तुम्हारा पे बैक क्या होगा? तो आप लिखेंगे पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 साल के ऊपर ही लगेगा, 3 और 4 के बीच में लगेगा ना। सो 3 प्लस 3 साल के एंड तक आपके पास 40,000 रुपए आ गए थे। कितने आ गए थे? 40,000 रुपीज आ गए थे। आपको चाहिए थे 50, तो कितने रुपए बाकी थे? 10,000 रुपए बाकी थे। सो आपको चाहिए थे 50, आपके पास 3 साल के एंड तक 40,000 आ गए थे। सो यू वांटेड 10,000 बैक। और जिस साल की हम बात करें उस साल उसको कितने रुपए देने थे? 20,000। सो आपको यहां पे वो देने वाला था पूरे साल भर में 20,000, आपको सिर्फ 10,000 पहले चाहिए थे। वो 10,000 बाकी का तो एक्स्ट्रा है ना, तो वो एक्स्ट्रा आपकी फिक्र नहीं है, आपकी फिक्र है जो मैंने डाला था वो बस मुझे मिल जाए। तो योर रिजल्ट टर्न्स आउट टू बी 3.5 years. Your result turns out to be 3.5 years. Your result turns out to be 3.5 years. आपको 3.5 साल लगेंगे अपने पैसे को वापस पाने में। फॉर सम who couldn't just understand this कि यार ये एग्जैक्टली कैसे हुआ, हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, हमको क्या मालूम। प्रेजेंटेशन को लेकर के टेंशन मत लो, दिमाग से सोचो कि क्या सच में 3.5 साल लग रहे हैं? तो जवाब आएगा हाँ लग रहे हैं। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल तक 40,000 रुपए इकट्ठा कर लिए थे। वी वॉन्टेड 10,000 मोर, पर फोर्थ ईयर में ही वॉज रेडी टू पे अस 20,000, सो ही वॉज गिविंग अस 20,000 थ्रू आउट द ईयर। तो वो 10,000 आने में कितना समय लगता भैया? 6 ही महीने लगते, या 0.5 ऑफ अ ईयर लगता। सो दैट वुड बी 10,000 रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई 20,000 व्हाट यू आर गेटिंग इन द सेम ईयर। बोलो बाकी सारे बच्चे बताओ, क्या आपको ये समझ में आया? शिवांगी, पीयूष, हर्षित, आर्यन, अंकित, साक्षी, अविने, अभिषेक, बताओ आप सभी लोग, हैव यू गॉट इट और नॉट?
कैलकुलेट पे बैक पीरियड. कैलकुलेट पे बैक पीरियड. प्रेजेंटेशन को लेकर के एक क्वेरी है कि सर ऐसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा. द आंसर इज यस. ऐसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा. आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. सीसीएफ का मतलब हो गया क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. आपको चाहिए 20,000 का फिगर जो कि कहाँ है, यहाँ बीच में कहीं है. तो आप लिखेंगे पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 प्लस 3 साल तक आपके पास 15,000 हो गए. आपको सिर्फ 5,000 और चाहिए. सो 20,000 इज व्हाट यू वांट. आपको मिल चुके हैं 15 यहां तक. एंड जिस साल में आपको ये पैसे चाहिए वो है फोर्थ ईयर. उसमें आपको मिल रहे हैं 15,000. सो डिवाइडेड बाई 15,000. सो यहाँ स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, दे समहाउ पता नहीं क्यों डिवाइड बाई क्यूमुलेटिव कर देते हैं. वो गलत है करना. यू शुड डिवाइड it by cash flow of the next year, not cumulative cash flow of the next year. Common mistake. Students use CCF instead of CF. Anyways, result आएगा 3.33 years. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 years 4 months. ये आपके ऊपर में है अगर आप लिखना चाहें तो. 3 years 4 months is also your payback period. Initial outlay is equal to 1 lakh. Annual cash flow is equal to 20,000 for 7 years.
कैलकुलेट पे बैक एंड पे बैक रेसिप्रोकल। आपको रेसिप्रोकल अभी नहीं करना आता, कोई बात नहीं, सीख जाओगे, पर आप ट्राई करेंगे पे बैक एटलीस्ट कैलकुलेट करने का। सॉल्यूशन 2 लाइन का है, सॉल्यूशन 2 लाइन का है। पे बैक रेसिप्रोकल का रिजल्ट परसेंटेज में आता है, तो पे बैक रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, 100 बाई पे बैक। सो इफ योर पे बैक इज 5, देन योर पे बैक रेसिप्रोकल इज 100/5 यानी कि 20%। और पे बैक कैसे शॉर्टकट निकाला मैंने, यहां पे कर दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल कैश फ्लो। अब ये कैसे होता है, ये बिना टेबल के कैसे हो गया, उसके लिए एक नोट लिख लो, ये हर बार नहीं पॉसिबल होगा। When ACF are structured as annuity, when ACF are structured as annuity, payback can be calculated as follows. सिर्फ ये तब पॉसिबल है जब आपके एनुअल कैश फ्लोस कंसिस्टेंट हो, एक ही अमाउंट हो। रिजल्ट ईयर्स में आएगा, और आइडियली तो पेबैक रेसिप्रोकल भी सिर्फ तभी कैलकुलेट होना चाहिए जब आपका एनुअल कैश फ्लो एन्युटी स्ट्रक्चर में हो, नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। रिजल्ट परसेंटेज फॉर्म में आएगा, रिजल्ट परसेंटेज फॉर्म में आएगा। फोर्थ पॉइंट, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। Payback period can be criticized for 2 reasons. Ignores interest, या फिर उसे आप टीवीएम भी कह सकते हैं। इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी,
doesn't do anything with subsequent cash flows. Doesn't do anything with subsequent cash flows. Ignores them. अब मैं ये समझाना चाहता हूं आपको, पेबैक पीरियड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपने यहां जैसे नोटिस करो, पेबैक आया 3 और 4 साल के बीच में। तुम्हारा 5वें साल का कैश फ्लो, तुम 10,000 लिखो, 50,000 लिखो, लाख लिख लो, 2 लाख लिख लो, 50 लाख लिख लो, 50 करोड़ लिख लो, तुम्हारा पेबैक वही आने वाला है। ये अमाउंट अगर यहां 50 करोड़ भी होता तो भी तुम्हारा पेबैक तो उतना ही आता। वो इस बात की जरा सी इज्जत ही नहीं देता। मतलब सीधी सी बात है, मेरा पैसा आ गया, अब मैं अपना पैसा गिनने लग रहा, उसके बाद कितना पैसा आ रहा है, वी आर नॉट इवन कंसिडरिंग इट। ये डिसीजन मेकिंग के हिसाब से इसको एक खराब टूल बनाता है। आप इस बात को समझेंगे नहीं, बट नहीं नहीं ऐसा कैसा खराब बनाता है। तो लो इजी करता हूं आपके लिए, एग्जांपल रखता हूं आपके सामने। ये एग्जांपल लिखना नहीं, आई डोंट वांट टू जस्ट राइट टू मेनी एग्जांपल्स, बट आपको सिर्फ दिखा रहा हूं मैं। 2 प्रोजेक्ट है, पहले प्रोजेक्ट में आपने 10,000 रुपए डाले, आउटफ्लो है 10,000 रुपए आपने डाले। दूसरे वाले में भी मान लो 10,000 डाले। फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट पहले ही साल में आपको 10,000 वापस दे देता है और फिर 5,000 करके आपको बाकी 3 साल देता है। सेकेंड वाला प्रोजेक्ट सीधे चौथे साल में आकर के आपको 1,00,000 रुपए देता है। सीधे चौथे साल में आकर के आपको 1,00,000 रुपए देता है। आप अब अगर पेबैक पीरियड को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो यार आपका यहां पे पेबैक कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है पेबैक इज इक्वल टू 1 ईयर, और यहां पे आपका पेबैक आएगा 3 प्लस 0.1 ऑफ अ ईयर, यानी 3.1 ईयर। 3 साल तक तो कुछ ही पैसा नहीं आया, तो वो काउंट हो रहा है एक एक साल, और तीसरे और चौथे साल के बीच में 1,00,000 रुपया मिला, लेकिन अपने को सिर्फ 10,000 चाहिए था। सो वी नीड ओनली 0.1 ऑफ अ ईयर, सो रिजल्ट आएगा 3.1 ईयर। अब पेबैक प्रोसेस के हिसाब से तो 1 ईयर वाला प्रोजेक्ट बेटर है। जो प्रोजेक्ट 1 साल में आपको पैसा दे दे वो प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है, जबकि आप अंतर्मन से ये बात जानते हैं कि भैया सब्सिक्वेंट कैश फ्लोस को कंसिडर नहीं किया, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ। हम यहां 10,000 में खुश हो गए, अरे 10,000 आ गए, 10,000 आ गए, बाद के कैश फ्लोस को हमने कंसिडर ही नहीं किया। इस वजह से प्रोजेक्ट 1 have been accepted over project 2, which is not a right way of deciding which project to do. अल्टीमेटली ये पेबैक पीरियड क्या था, ये एक टूल था जिससे हम ये पता लगा सकते थे कि कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को हाँ बोले, किसको ना बोले, फलाना डिमकाना। पर ये कहेगा ये तो भैया अधूरा ज्ञान है, ये तो एक चीज को कंसिडर ही नहीं कर रहा है, विच इज सब्सिक्वेंट कैश फ्लोस। ऊपर से एक और प्रॉब्लम है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। ये बोलता है कि तुमको अगर मान लो यहां पे मान लो 000 ही आता तो भी पेबैक बोलता ये बेटर प्रोजेक्ट है। बोलो क्यों? ये बोलता कि भाई तेरे को 10,000 रुपए तो कम से कम मिल गए ना वापस। वो इस चीज को अगर डिस्काउंट करता तो उसको समझ में आया था कि ये 10,000 की वैल्यू आज के दिन तो कम हो जाएगी, जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो कम हो जाएगी, तो इस प्रोजेक्ट को तो करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी पेबैक पीरियड विल स्टिल गिव यू द रिजल्ट कि नहीं नहीं प्रोजेक्ट 1 ही बेटर है। यानी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर कर रहा है, वो कोई भी तरह की डिस्काउंटिंग कर नहीं रहा। अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए, तो हम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर बी, टू अवॉइड क्रिटिसिज्म
of ignorance of TVM, we can calculate discounted payback instead of payback. हम अपने पेबैक पीरियड को, जो पहला क्रिटिसिज्म है उसको तो दूर कर सकते हैं, ये दूसरा क्रिटिसिज्म तो हम दूर नहीं कर सकते. सब्सिक्वेंट कैश फ्लो वाला इवन पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ऑल्सो शेयर्स द सेम क्रिटिसिज्म. यहां लिखो डीपीबी ऑल्सो शेयर्स दिस क्रिटिसिज्म. डीपीबी का मतलब क्या हो गया? डिस्काउंटेड पेबैक. So your discounted payback will also share this criticism. यानी subsequent cash flow को तो ये भी नहीं देख रहा, लेकिन एटलीस्ट जो इग्नोरेंस ऑफ इंटरेस्ट या फिर इग्नोरेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो रहा था वो होने से बचेगा. अब वो कैसे होगा साहब? सिंपल है, एक इलस्ट्रेशन लिखेंगे, ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का. Calculate payback and discounted payback period. करेक्ट अभिषेक, आपने जो चैट में लिखा वो एकदम सही लिखा है. अभिषेक ये बोल रहे हैं सब्सिक्वेंट कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करने का मतलब क्या हुआ? मतलब एक बार इसका पेबैक आ गया तो फिर उसको फर्क ही नहीं पड़ता उसके बाद क्या आ रहा है. एकदम सही बोल रहे हो. पेबैक क्या, डिस्काउंटेड पेबैक का भी यही प्रॉब्लम है. पैसा आ गया, जैसे ही अपना पैसा गिना आप देख ही नहीं रहा आगे क्या हो रहा है. आगे तुमको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है तुम उसको देख ही नहीं रहा है. वैसे करने से तो ये नहीं होगा ना, ये तो एक अधूरा पिक्चर है. ओके यहाँ पे जवाब आने लग रहे हैं. स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर पेबैक पीरियड तो आ रहा है आपका 2.5 इयर्स, विच आई टोटली गेट इट. ये एनुअल कैश फ्लो वाला तैयारी था, तो आप इसमें बिना टेबल के भी पेबैक पीरियड सॉल्व कर सकते थे. हालांकि मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं एक ही टेबल में पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक दोनों कर सकता हूं, इसलिए मैं शो करूंगा विथ अ प्रॉपर टेबल. हाँ अनफॉर्चुनेटली डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है. यू विल हैव टू क्रिएट अ टेबल, नहीं तो ये नहीं होगा. तो आइए ये करते. मेरा पहला कॉलम हमेशा की तरह ईयर, दूसरा कॉलम कैश फ्लो, तीसरा कॉलम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. अभी रुक जाओ खत्म नहीं हुआ है. चौथा कॉलम प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट. ओहो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना भूल गया. यहां पे लिखो आप अज्यूम इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम. पेबैक पीरियड के लिए आपको एक इंटरेस्ट रेट चाहिए, सो दैट इज 8% पर एनम. तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई. टोटल आपको 6 कॉलम देखने को मिल रहे हैं. ईयर, कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 8%, present value of cash flow, and then cumulative present value. For years, cash flows is 10,000 every year.
क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. My payback period will fall between 2 and 3. I will calculate it separately. Now I need present value factor. Present value factor calculate करना हमको आता है. अपने कैलकुलेटर पे आप सभी लिखेंगे 1.08, फिर डिवाइड एक बार, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, हर बार इक्वल टू का अमाउंट नोट करते जाएंगे. सो विल स्टार्ट विद 1.08 डिवाइड इक्वल टू, या 0.926, राउंड ऑफ कर रहा हूं 3 डेसिमल्स तक, इक्वल टू 0.857 इक्वल टू 0.794 equal to 0.735. 0.735. Now we will multiply our cash flow with present value factor. आप क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, प्लीज आप मल्टीप्लाई करें कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को. कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. So this will be 9260, 8570, 7940, 7350. क्यूमुलेटिव में इसी का टोटल कर करके लिखेंगे 9260 प्लस 8570, तो ये हो गया 17,830 प्लस 7940, ये हो गया 25,770 प्लस 7350 विच इज 33,120. हमको अभी भी हमारा पेबैक 25,000 चाहिए, तो ये कहीं बीच में आएगा, सेकंड और थर्ड के बीच में. तो हम अपने पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक दोनों को कैसे कैलकुलेट करें, आइए देख लेते हैं. पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 2 प्लस वी नीड 25,000. हमारे पास सेकेंड ईयर के एंड तक 20,000 आ चुका था, डिवाइडेड बाई कैश फ्लो विच इज 10,000. सो दिस इज इक्वल टू 2.5 years. डिस्काउंटेड पेबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसमें गलती करते हैं लोग. डिस्काउंटेड पेबैक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कोई कुछ भी काम कर रहा है तो प्लीज रुक जाओ, प्लीज मेरा काम देखो अभी, प्लीज 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 प्लीज, फॉर गॉड सेक प्लीज. अपने को क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉलम देखना है जिसका वैल्यू है 9260, 17,830, 25,770 एंड 33,120. अपना डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ये तो समझ में आ गया. आपका क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम अगर आप देखेंगे, आपको 25,000 खोजना है, तो वो वैल्यू फॉल करता है समवेयर बिटवीन 2 and 3. Now you want to reach 25,000. तुम्हारा इससे जस्ट पहले सेकेंड ईयर के एंड तक क्यूमुलेटिव पीवी कहां तक पहुंचा था, तो वो पहुंचा था 17,830 तक, 17,830 तक. तो यहां तक कहानी एकदम सेम है. तुमको 25,000 तक पहुंचना है, तुम्हारा क्यूमुलेटिव पीवी कहां तक पहुंचा था, सर 17,830 तक. नाउ माय क्वेश्चन इज कि नीचे आप डिनोमिनेटर में क्या लोगे. आई विल गिव यू 3 ऑप्शंस. योर फर्स्ट ऑप्शन इज यू विल टेक 25,770. योर सेकेंड ऑप्शन इज यू विल टेक 7,940. योर थर्ड ऑप्शन इज यू विल टेक 10,000. आप अपने डिनोमिनेटर में क्या लोगे ये आपको बताना है. विल यू टेक 25,770 और यू विल टेक 7,940 और यू विल टेक 10,000. अब आपको और एक ऑप्शन देना है, तो लो भाई 30,000 भी ऑप्शन दे देता हूं. इन चारों में कौन सी वैल्यू को आप डिनोमिनेटर में प्लेस करना चाहेंगे. भुवनेश्वर निकलता मुंह से, भुवनेश और आर्यन दोनों 7,940 की तरफ वकालत कर रहे हैं. बोल रहे हैं सर 7,940 लीजिए. अच्छा, अगर एक को हाँ बोल रहे हैं बाकी को ना बोल रहे हैं तो वो जस्टिफिकेशन देना होगा. सर पहला तो 25,770 और ये दोनों नहीं लेना, आपने इसके ऊपर नोट लिखाया है दैट स्टूडेंट्स टेक क्यूमुलेटिव, जो कि नहीं लेना चाहिए, है ना.
ये यहाँ पे एक नोट लिखाया था, स्टूडेंट्स यूज सीसीएफ इंस्टेड ऑफ सीएफ। तो जब क्यूमुलेटिव आप नहीं लेते हो पे बैक के टाइम पे भी, तो डिस्काउंटेड पे बैक में भी क्यूमुलेटिव तो नहीं लोगे। तो ये दोनों पॉइंट्स तो आपके रॉन्ग है। अब क्वेश्चन अराइज होता है 7940 लूं कि 10,000? तो उसका जवाब एकदम सिंपल है, कंपेयर एप्पल विथ एप्पल, ऑरेंजेस विथ ऑरेंजेस। मतलब अगर आप ऊपर जो कंपैरिजन ले रहे हैं वो एक डिस्काउंटेड अमाउंट का कंपैरिजन है, तो नीचे भी एक डिस्काउंटेड अमाउंट ही होना चाहिए। अगर आप 10,000 लेते हैं तो वो अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो है, और 7940 लेते हैं तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, फर्क और कुछ नहीं है। वही 10,000 का आज के दिन वैल्यू है 7940, तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। बेसिकली फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया है। तो तुम जो फर्क देख रहे हो वो भी प्रेजेंट वैल्यू का फर्क है। तो जब फर्क प्रेजेंट वैल्यू का है तो नीचे भी प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, सिंगल कैश फ्लो नहीं होना चाहिए। सो दिस हैज टू बी 7940। तो ये आ रहा है 2 प्लस 7170 डिवाइडेड बाई 7940। ये आ रहा है दोस्तों 2.90 ईयर्स। 2.90 ईयर्स। नहीं भाई, लॉजिकली भी 7940 लेना है और एक्चुअल में भी 7940 लेना है। अब आप जो बोल रहे हो कि सर आ तो एक्चुअल में 10,000 रहा है हमारे पास, बात सही है, पर आप 10,000 को प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म में ही कंपेयर कर रहे हो। द डिफरेंस दैट यू आर कैलकुलेटिंग दैट इज ऑलरेडी इन प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म। 25,000 आपने कब दिए थे? आज के दिन दिए, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म में है। जो 17,000 का अमाउंट आया 17,000 समथिंग, वो प्रेजेंट वैल्यू से ही निकला है। So 25,000 is present value, 17,000 deducted from it is also present value. So the gap is amongst present values. How can you use a future value in the denominator? एक्चुअल में 10,000 आ रहा होगा, सही बात है, बट उसका प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म में जो भी वैल्यू है हम उसी को यहां पे कंसिडर करेंगे। यस, अब ये भी एक ऑब्जर्वेशन पकड़ा आपने कि सर डिस्काउंटेड में पेबैक पीरियड ज्यादा आता है क्या? पेबैक से आएगा ही। पेबैक में तुम इंटरेस्ट को ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अब तुम इंटरेस्ट को भी अगर वसूलने जाओ तो ज्यादा समय लगेगा ना वसूलने में, समझ रहे हो? एकदम सिंपल लॉजिक है। तुम्हारा दोस्त को तुम उधारी दिया, बोला मेरे को कोई ब्याज नहीं चाहिए, तो जल्दी पैसा आएगा। पर अगर तुम ब्याज भी ले रहा है तो वो जब तक तुम्हारा पैसा लौटाया तब तक तो लौटाया ही, अब उसके ऊपर ब्याज देने में भी उसको टाइम लग रहा है। So every time the interest comes into play, your time to yield back the minimum required rate of return is also going to take a little bit of more time, and that is why your discounted payback period will always be greater than your payback period. बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? इजी लगा? इसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब नाम से ही समझ में आ गया होगा, बीच में सर डिस्काउंटिंग हुई है। यू हैव टेकन योर कैश फ्लोज एंड देन यू हैव मल्टीप्लाइड दैट विद योर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप डिस्काउंटिंग करते हैं। डिस्काउंटिंग मतलब कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग। Converting future value to present value, this process is known as discounting, hence the name discounted payback period. So what have we covered till now? हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? हम सबसे पहले कैश फ्लो का डेफिनेशन समझे कुछ हद तक। We have learnt about cash flow basis. Then we have learnt about payback. We have learnt about payback reciprocal. We have learnt about discounted payback. लोग कहते हैं एनपीवी इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल थिंग इन द एंटायर सब्जेक्ट और द चैप्टर। आई वुड से यस इट इज, है ये टेक्निकल, बट इसको समझना तो एकदम भी टेक्निकल नहीं है। इसका एप्लीकेशन टेक्निकल हो सकता है क्योंकि सवाल बड़े बड़े आएंगे, एनपीवी निकालना होगा। आप दोष हमेशा एनपीवी को दोगे। एग्जाम में भारी सवाल आएगा ना, तो आप हमेशा एनपीवी मेथड से ही सवाल आएगा। आप उस समय दोष यही दोगे, एनपीवी फालतू सवाल आया, तो दोष एनपीवी को दे दिया जाता है।
बट एक्चुअल में द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी इज सो सिंपल, सो सिंपल. अभी आपके सामने रखूंगा, आप खुद बोलोगे हाँ लॉजिक है, ऐसे ही चलना चाहिए. लेट मी इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट पॉइंट. ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, पॉइंट नंबर 5, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. लिखो, कॉमन लॉजिक, कॉमन लॉजिक. वही पुचके वाले एग्जाम्पल पे आते हैं. पापा ने पैसे दिए धंधा करने को. रात को जब वापस घर पहुंचे तो पापा ने बोले बता रोकड़ मिलवा, रोकड़ मिलवा. रोकड़ मिलवाने का मतलब बता तेरा कैश बुक क्या है. आपने कहा 2,000 रुपए आए, 1,500 रुपए लग गए. 2,000 रुपए आए, 1,500 रुपए लग गए. पापा ने बोला कुछ बचा, बोला हाँ 500 रुपया बचा है. सो यू हैव इफेक्टिवली यूज दिस फॉर्मूला. आपने बोला 2,000 रुपए आए, 1,500 रुपए लग गए. सो माई इनफ्लो इज 2,000, माई आउटफ्लो इज 1,500, द रिमाइंडर 500 आई हैव इट इन माई पॉकेट. पापा ने बोला शाबाश, चलो और मेहनत करो. यानी ये फॉर्मूला एकदम सही है. आपको हमेशा ये देखना है कि नेट नेट आपको इनफ्लो ज्यादा आना चाहिए आउटफ्लो से. क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या इतना बढ़िया तो है ना हर कोई. तुम कोई भी धंधा करने जाओ दुनिया भर में, कोई भी धंधा, तुम्हारा आउटफ्लो से ज्यादा इनफ्लो होना चाहिए. डू यू अग्री टू दिस फैक्ट? या ऐसा भी मैं कह सकता हूं क्या कि तुम्हारा इनफ्लो में से अगर आउटफ्लो माइनस कर दे तो ही तुमको पता चलेगा नेट में तुम क्या बचाए. Now some students would come and argue, बोला यही काम प्रॉफिट कर रहा था तो आपको प्रॉब्लम क्या हुआ? भाई प्रॉफिट कर रहा था एक्रूअल बेसिस से ना तामझाम. मेरे को वो सब नहीं चाहिए. मेरे को एक्रूअल का वो सब नहीं चाहिए. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट. आई डोंट केयर अबाउट दैट. आई केयर अबाउट कितना पैसा आया, कितना पैसा गया. सीधा हिसाब बताओ. मेरा इनफ्लो, मेरा आउटफ्लो सीधा मेरे को दिख रहा है. पैसा कितना आया, कितना गया दिख रहा है मेरे को. तो मेरे को सीधा सीधा बताओ तुम्हारे को कुछ बचा क्या? तो जवाब है एकदम सिंपल, हाँ बचा. कैसे पता चला? इफ यू डिडक्ट योर आउटफ्लोज फ्रॉम योर इनफ्लोज एंड यू स्टिल हैव समथिंग लेफ्ट, देन दैट इज योर सेविंग. दैट इज व्हाट यू हैव अर्न्ड फॉर योरसेल्फ. बट माय क्वेश्चन इज कि ये जो अर्निंग है, ये अर्निंग निकालना बहुत आसान है जब आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं, दिहाड़ी वाला बिजनेस कर रहे हैं. दिहाड़ी वाला समझ रहे हो भाई? खर्चा भी आज ही लगा, पैसा भी आज ही आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है. एक पुचका वाला बिजनेस के लिए एनपीवी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी नहीं है. उसके लिए नेट कैश फ्लो एनफ. बट व्हेन यू आर डीलिंग विद लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, व्हेन यू आर बिल्डिंग एन एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट बनाने में करोड़ों रुपए शुरुआत के कुछ सालों में खर्च हो जाएंगे. फिर उसके ऊपर इनफ्लो आएगा धीरे धीरे करके. या ऐसा भी हो सकता है कि डे वन पे भयंकर बड़ा खर्चा हो गया और फिर धीरे धीरे करके उसका पैसा आ रहा है. सो देयर इज इन रियलिटी टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस इन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. यानी आप जो इतना सिंपल तरीके से इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किए, ये हर वक्त करना पॉसिबल नहीं है. जब तुम्हारा इनफ्लो और आउटफ्लो अलग अलग टाइम पे आ रहा है ना, तब तुमको ये इनफ्लो आउटफ्लो वाला थ्योरी काम नहीं आएगा. अब आप कहेंगे ना हमको ये कॉन्सेप्ट से कोई मतलब ही नहीं है, फालतू कॉन्सेप्ट, कोई हमको टाइमिंग डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता, हमको पैसा ज्यादा आना चाहिए, बस वही हमारे लिए फर्क पड़ता है. तो चलो एक डील करते हैं. चलो एक डील करते हैं. आप मुझे आज के दिन, आपके पास तो नहीं होंगे पैसे, पापा से मांग करके 10 लाख रुपए मुझे दो. कितने पैसे? 10 लाख रुपीज मुझे दो. आई विल रिटर्न इट टू यू आफ्टर 100 years. मैं नहीं रहा तो कोई तो रहेगा मेरा फैमिली में, देगा आपको पैसा. 10 लाख 1 रुपी.
10 लाख 1 रुपए वापस देंगे आपको कितने साल बाद? 100 साल बाद। बोलो ये अग्रीमेंट करना है कि नहीं करना? आपके डेफिनेशन में नेट कैश फ्लो अभी 1 आएगा आपका। योर इनफ्लो इज 10 लाख 1 रुपी and your outflow is 10 lakhs. So you still are gaining 1 rupee. So as long as your net cash flow is positive, you should be happy about it ना। आप बोले नहीं सर ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज ऑफ द टाइम गैप। जिस टाइम गैप को आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा एग्जांपल ले लिया तो आपको फील हो गया भैया टाइम गैप फर्क पड़ता है। यू ऑल्सो नो 10 लाख की आज के दिन जो वैल्यू है, आज से 100 साल बाद 10 लाख को पूछेगा कौन? उस समय भैया 10 लाख रुपए लौटाओगे भी तो हमको क्या फर्क पड़ता है उस बात से? यू आर एब्सोल्युटली राइट। उस समय 10 लाख की वैल्यू बदल जाएगी। तो उस 10 लाख की वैल्यू को हमको देयर आर ओनली 2 वेज ऑफ डूइंग इट। या तो हम अपने आउटफ्लोस को उठा करके फ्यूचर में ले जाएं, या फिर हमारे इनफ्लोस को उठा करके प्रेजेंट में ले आए। मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहले आप पॉइंट नंबर बी लिखो। पहले आप पॉइंट नंबर बी लिखो। In case of long-term contracts, we have timing difference between inflows and outflows. Between inflows and outflows. In case of long-term contract, we have timing difference between inflows and outflows. Hence, to calculate net cash flow, we need to bring them together to same point, to same point in time। लिखना नहीं, सिर्फ देखना। तुमने यहां 20,000 रुपए एक प्रोजेक्ट में डाले, वो प्रोजेक्ट तुमको 50,000 रुपए करके देगा। दोनों के बीच में 5 साल का फर्क है। चलो 3 साल का फर्क लेते हैं। दोनों के बीच में मान लो 3 साल का फर्क है। तुम्हारे अंदर से बहुत जोर से मन कर रहा है कि भैया मेरे को इनफ्लो से आउटफ्लो भिड़ा लेने दो। तुम अभी भी कर सकते हो ये चाहो तो। तुम्हारा इनफ्लो आ रहा है 50,000, तुम्हारा आउटफ्लो है 20,000, तुम्हारे पास 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा कैश फ्लो आएगा। बट मैं कह रहा हूं कि भाई तुमने ये कंपैरिजन कर कैसे दिया? तुम्हारा ये कंपैरिजन ही रॉन्ग है। तुमको अभी भी नहीं समझ में आया तो वो 10 लाख वाला एग्जांपल वापस बताऊं क्या? भाई यहां पे मैं 10 लाख लिखूं, यहां पे 100 साल बाद 10 लाख 1 रुपया लिख दूं तो भी तुम्हारा नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हाँ बोलोगे क्या? नहीं सर नहीं बोलेंगे। तो यहां पे ये 30,000 कैलकुलेट करना तो ऑब्जेक्टिव ही गलत है। अगर तुम यहां पे 50,000 और 30,000 को 20,000 को जो भी ये कंपेयर कर लेते हो तो तुमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का उल्लंघन कर दिया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तुमने इग्नोर कर दिया है। तो सर कोई रास्ता बताओ सर। रास्ते दो ही हैं, रास्ते दो ही हैं। या तो इस 20,000 को उठा करके वहां ले जाओ और फिर कंपेयर कर लो, या फिर इस 50,000 को वहां से उठा करके यहां ले आओ और कंपेयर कर लो। समझ रहे हो? दोनों को एक जगह लाना जरूरी है, दोनों का मेल मिलाप होना जरूरी है। तो दो ही रास्ते हैं भाई, या तो तू मेरे तरफ आ जाए या मैं तेरे तरफ आ जाता हूं। पर इन दोनों में से एक ही तरफ करेक्ट है, दूसरा तरफ करेक्ट भी नहीं है। आपका पैसा फ्यूचर में मूव करेगा या फिर प्रेजेंट में आएगा, इन दोनों में से एक ही करेक्ट है। एंड आप जानते हैं कौन सा करेक्ट है, क्योंकि नाम में ही क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। यानी आपको ऑलरेडी पता है कि एवरी कैश फ्लो हैज टू बी ब्रॉट टू प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। सबको प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा। तुम्हारा ये तो चलो एक सिंगल कैश फ्लो का सवाल है, अगर मल्टीपल कैश फ्लोज भी होते बीच में, सबको टान करके प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ता। The question arises, why present value is so important? Then the answer is a question again.
तुम डिसीजन कब ले रहे हो? जिस दिन डिसीजन ले रहे हो उसी दिन सब कुछ तुम्हारे सामने होना चाहिए ना। समझ में आई बात? तुम इस प्रोजेक्ट में जाओगे कि नहीं जाओगे, ये तुम 0 पे डिसाइड कर रहे हो या फिर 3 पे डिसाइड कर रहे हो? सब तो डिसाइड 0 पे कर रहे हैं, आज डिसाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जिस दिन तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट है उसी दिन तो तुम चाहोगे सारे नंबर्स तुम्हारे पास उस दिन आ जाएं। सारे नंबर्स आज के दिन पे लाने के लिए किसी को प्रेजेंट वैल्यू करना पड़े तो करो। तो सारे के सारे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू कीजिए, एक जगह आह्वान कीजिए, जो जो इनफ्लोज है सबको एक तरफ कीजिए, जो जो आउटफ्लोज है सबको एक तरफ कीजिए, माइनस कीजिए, और फिर जो निकलेगा अब आप उसे नेट कैश फ्लो ना बोल करके नेट प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं ना। कहां से आया लॉजिक? सिंपल लॉजिक। यू स्टार्टेड विथ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, देन यू थॉट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, देन यू थॉट ऑफ या तो पीवी करते या एफवी करते, फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया पीवी ही करना पड़ेगा। And now since you are doing PV, you can directly write down the formula of NPV without me mentioning that. मैं मेंशन भी नहीं करूंगा तो भी आप लिख लोगे, मुझे पता है, बट फिर भी ऑब्वियसली मैं तो मेंशन करूंगा। तो लिखिए आप NPV is equal to present value of cash inflows minus present value of cash outflows. Present value of cash inflows minus present value of cash outflows. Sometimes you don't have too many cash outflows, you have just one outflow और वो शुरुआत में ही होता है, तो उस केस में कोई पीवी करने की दरकार नहीं है। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट अधिकतर सवालों में आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द ओनली आउटफ्लो एंड ऑलरेडी एट t इज इक्वल टू 0। ये आपका इकलौता आउटफ्लो है और ये पहले से ही 0 पे है, तो इसका कोई प्रेजेंट वैल्यू करना ही नहीं पड़ रहा। प्रेजेंट वैल्यू उसकी करते हैं जो प्रेजेंट में ना हो, तुम तो ऑलरेडी प्रेजेंट में हो, तो जब प्रेजेंट में हो तो काय का पीवी? वी विल जस्ट टेक ऑल अवर इनफ्लोज, उनका पीवी करेंगे और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम एनपीवी कहेंगे। रूल बहुत सिंपल है, इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 और इवन इफ इट इज इक्वल टू 0 वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। मैं लिख रहा हूं, if NPV is greater than equal to 0 except if NPV is less than 0 reject। एक नोट लिख लो, some textbook says that NPV is equal to 0 can be accepted or rejected। तो मैंने अपनी तरफ से दोनों बातें लिखवा दी। मेरे को ऐसा लगता है कि एनपीवी अगर 0 भी आए तो भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके ऊपर अपने बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसके ऊपर। 0 आने पे भी एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि एनपीवी 0 आया तो आपके पास ऑप्शन है टू से यस और टू से नो। दोनों ही चीजें सही है। मैं ये एकदम नहीं बोल रहा कि मैं ही सही हूं या फिर वो टेक्स्ट बुक्स गलत हैं, एकदम नहीं बोल रहा। दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, मैं दोनों पर्सपेक्टिव नेक्स्ट क्लास में आपके सामने रखूंगा। एक्सेप्ट रिजेक्ट किसको कर रहे हैं? प्रोजेक्ट को। Clear? So that was NPV for you. That was our final point of discussion today. With that being said, our first class of capital budgeting ends here. I hope आपको आज की क्लास में मजा आया होगा।
आज कई सारी चीजों को मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन उन चीजों के ऊपर ऑब्वियसली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कर देंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी बाय द वे परसों है। जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड वाले यार आपकी क्या पता अभी जस्ट 2 घंटे बाद भी हो सकती है, क्या पता 5 मिनट बाद भी हो सकती है, क्यों ये भी हो सकता है 3 महीने बाद हो, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन जो लोग लाइव कर रहे हैं उनकी परसों क्लास है, तो एक दिन आपको समय मिल रहा है। जितनी हमने थॉट्स बिखेरी हैं उनको आप थोड़ा कलेक्टिवली एक जगह करने की चेष्टा करना, और अगली क्लास में वापस अपने शुरुआत से शुरुआत करेंगे। आई वुड नॉट टेक दैट मच टाइम, 15 मिनट में सारा वार्म अप करके हम अपने सवालों में या और फर्दर कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ेंगे। आई होप यू रियली लाइक द फर्स्ट क्लास ऑफ कैपिटल बजटिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।